चलिए आज हम लोग क्लास 11th की जो रिडक्स रिएक्शन चैप्टर ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे उसमें से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया हूँ। क्या है? ऑक्सीकरण संख्या विधि से किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। तो उसके लिए बहुत सारे रूल्स होता है। फिलहाल मैं 2 रूल लिखा हूँ और एक क्वेश्चन लिया हूँ। इस क्वेश्चन के माध्यम से बाकी रूल्स को हम बताएंगे। तो पहला रूल क्या कह रहा है? सर्वप्रथम दी हुई रासायनिक समीकरण में प्रत्येक परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या लिख लेते हैं। जो भी रासायनिक समीकरण आपको दिया रहेगा उसमें क्या करेंगे? परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या के रूप में लिख लेंगे। दूसरा क्या कह रहा है? ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन के आधार पर ऑक्सीकृत संख्या ह्रास भी हो सकते हैं, वृद्धि भी हो सकता है। ह्रास होगा तो उसको पहचानना है, वृद्धि होगा तो उसको पहचानना है। ये दूसरा नियम है, समझ रहे हो? और तीसरा चौथा हम लिखे नहीं है, फिलहाल इस क्वेश्चन करते करते वो नियम को बता देंगे। तो क्वेश्चन देखो क्या दिया है, आपका बुक का ही है, एनसीईआरटी बुक का 8.8 का है। क्या दिया है? पोटेशियम डाइक्रोमेट, और ये VI मतलब स्टॉक संकेतन है। स्टॉक संकेतन से ये VI मतलब 6 है। किसकी ऑक्सीकरण संख्या है? डाइक्रोमेट का, समझ रहे हैं? तो इसका फॉर्मूला दे दिया है K2Cr2O7 कि सोडियम सल्फाइड कौन है मेरा? Na2SO3 से किस माध्यम से अभिक्रिया करवा रहा हूं? अम्लीय माध्यम। अम्लीय माध्यम मतलब H+ आयन देंगे। दूसरा क्या बोल रहा है? क्रोमियम आयन दे रहा है। क्रोमियम, ये 3 का मतलब क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे कितनी हो रही है? 3। तथा सल्फेट आयन देने वाले नेट आयनिक अभिक्रिया का लिखिए। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। देखिए कैसे करेंगे। पहला स्टेप ये देखो ध्यान में, प्रथम पद में क्या करना है हमको? रासायनिक समीकरण में प्रत्येक परमाणु के ऑक्सीकरण संख्या के रूप में लिखना है। तो देखो तो यहाँ पे कौन है? K2Cr2O7। अब यहाँ पे K2Cr2O7 तो पोटेशियम का प्लस कितनी चार्ज होता है? पोटेशियम का कितना होता है? +1। तो कितने लोग हैं यहाँ पे? 2 है। तो कहने का मतलब +1 है, तो यहाँ पे तब कितने होंगे? -2 होगा कि नहीं? तो इसको कैसे लिखेंगे पहला स्टेप में? Cr2O7 -2। ये लाइन समझ में आया कि नहीं? प्लस देखो सोडियम सल्फेट में कैसे लिखेंगे हम? सोडियम का कितना चार्ज होता है? +1। कितने सोडियम है? 2। तो SO3 के ऊपर कितनी चार्ज है? -2। तो प्लस क्या लिखेंगे? SO3 -2। ये स्टेप समझ में आया? इसके बाद क्या दे रहा है? ये गिब्स क्या दे रहा है? देखो क्रोमियम आयन, क्रोमियम कितनी है यहाँ पे? 3। तो क्रोमियम Cr लिख के +3 लगाएंगे। ये समझ में आया कि नहीं? उसके साथ साथ सल्फेट आयन भी दे रहा है। तो सल्फेट आयन क्या होता है बताओ? SO4 -2। यही होगा कि नहीं? ये बात समझ में आया कि नहीं सबको? ये जो मैं एक रासायनिक समीकरण दिया था उसको किस हिसाब से लिख लिया मैंने? प्रत्येक परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या के हिसाब से लिख लिया। हाँ, SO4 -2 होगा ना। सल्फेट है ना, टो है ना, सल्फेट है ना? नहीं, ये सल्फाइट है और ये फेट है। देखो यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये क्या है? सल्फाइट। फाइट है तो 3, फेट है तो 4। नहीं समझे? तो पहला नियम का मतलब समझ में आया? ये रासायनिक अभिक्रिया पढ़ के ऑक्सीकरण संख्या के रूप में हमने बना लिया। सबको क्लियर हो गया? हो गया? इसके बाद यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। क्रोमियम का कितना होगा ऑक्सीकरण संख्या? 6। क्यों? मैं दिखा भी दे रहा हूं। यहाँ पे देखो दिया है मेरे को क्वेश्चन में, पोटेशियम डाइक्रोमेट का कितना दिया है? 6। तो +6 लिख लो। अलग से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अलग से कैसे निकाल सकते हैं बताओ? अलग से इसको कैसे भी निकाल सकते हो। मान लो कोई बच्चे से गलती से ये चीज दिखाई नहीं दिया, VI जो है, तो यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या निकालना है तो कैसे निकालेंगे? Cr2O7 -2 था ना, तो क्रोमियम का पता नहीं तो क्या X मानेंगे? तो कितने होंगे? 2X प्लस ऑक्सीजन की कितनी होती है? -2। तो 7 के साथ इंटू होंगे तो कितना होगा? 7 × -2 = आवेश कितनी है? तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? -2। समझ में आया कि नहीं? तो ये कितने हो जाएंगे तब बताओ? तब ये कितना हो जाएगा? 2X - 14 = -2। तो 2X बराबर कितना हो जाएगा? 12 होगा कि नहीं? +14 इधर जाएंगे, -2 घटेगा तो 14। तो X = कितना आ रहा है? 6। देखो 6 है। इतना लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दे चुका है। देखो VI बात समझ में आया कि नहीं सबको? आ गया ना? इसके बाद सल्फर की यहाँ पे कितना हो रहा है? देखो तो सल्फर की कितनी हो रही है? हाँ, सल्फर की कितने होंगे बताओ? सल्फर का
4 होगा। कैसे? SO3 -2 है ना, S का पता नहीं तो कितना बनेंगे X प्लस ऑक्सीजन की कितनी होती है -2। कितने लोग हैं? 3, 3 दूने 6, मतलब कितना हो जाएगा ये -6 इक्वल्स टू आवेश कितना है -2। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे -2, तो X बराबर क्या आएगा 4 ना, क्योंकि -2 था, -6 इधर आएगा तो +6 हो जाएंगे, तो 4 हो गया। अब इसमें सल्फर का निकालो कितना होगा? SO4 -2 में, SO4 -2 में सल्फर का क्या मानेंगे X -8 इक्वल्स टू -2, X इक्वल्स टू कितना होगा 6। ये समझ में आया कि नहीं? सबको समझ में आ गया ना? तो पहला रूल यही है, जो भी रासायनिक समीकरण दिया रहेगा उसको ऑक्सीकरण संख्या के रूप में लिख लेना है। समझ में आया कि नहीं? अब दूसरा नियम क्या बोल रहा है देख लो। दूसरा नियम बोल रहा है हमको जे ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन के आधार पर ऑक्सीकरण संख्या ह्रास या फिर वृद्धि हो रहा है उसको पहचानना है। तो देखो तो क्रोमियम का यहाँ पे कितनी है और यहाँ पे 3, तो बताओ यहाँ पे ह्रास हुआ कि वृद्धि हुआ? ह्रास हुआ, डिक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे सल्फर की कितनी है 4 से यहाँ पे, तो ये क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे वृद्धि हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। ये द्वितीय नियम में यही बोल रहा है, जिस जिस तत्वों का ऑक्सीकरण संख्या वृद्धि हो रहा है या फिर ह्रास हो रहा है उसको पहचानना है। तो यहाँ पे किस किस तत्वों का हुआ? क्रोमियम का ह्रास हुआ और सल्फर का वृद्धि हुआ। ये समझ में आया कि नहीं? तो दूसरा नियम वही कह रहा है, समझ में आ गया? तो यहाँ पे लिखना है किसका किसका वृद्धि, किसका किसका ह्रास हुआ? क्रोमियम का क्या हुआ? हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर मैं लिख दे रहा हूं, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर हिंदी में क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण संख्या। नहीं समझे? ऑक्सीडेशन नंबर को क्या बोलते हैं हिंदी में? ऑक्सीकरण संख्या। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है, तो घट रहा है मतलब डिक्रीज। समझे कि नहीं? आप लोग ह्रास लिखिएगा हिंदी में। समझ में आया? कितना ह्रास हो रहा है बताओ तो, कितना ह्रास हो रहा है? कितना था? कितने में गया? तो 6 - 3 कितना होगा? 3। ये समझ में आया कि नहीं? इसके बाद किसकी वृद्धि हो रहा है? सल्फर की। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। आप लोग यहाँ पे वृद्धि लिखिएगा और यहाँ पे ह्रास लिखिएगा, और ये जो ऑक्सीडेशन नंबर जहां मैं इंग्लिश में लिखा हूं ऑक्सीकरण संख्या लिख दीजिएगा। क्लियर? तो बताओ यहाँ पे कितनी वृद्धि हुआ? 2। 6 - 4 कितना हुआ? 2 वृद्धि। ये समझ में आया कि नहीं पहले बताओ? आ गया ना? ये समझ में आने के बाद उसके बाद तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा रूल हम लिखे नहीं थे, यहाँ पे बता दे रहा हूं क्या बोलता है तीसरा नियम। कितने वृद्धि, कितने ह्रास हुआ और कितने वृद्धि हुआ? ये 3 और ये 2, ये ह्रास वृद्धि को बराबर करना होता है। तो बराबर कब होंगे? ये 2 को इसमें और ये 3 को इसमें इंटू कर दो। समझ में आया कि नहीं? ये भी बराबर हो गए कि नहीं? अब वही चीज करने वाले हैं यहाँ पे, जो हम लोग का यहाँ पे जो बना था इसको यही करने वाले हैं। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ, थोड़ा सा नीचे है ना, Cr2O7 -2 + 6 था, और क्या था? प्लस SO3 -2 + 4 था। फिर क्या बन रहा था हमारा? Cr+ प्लस SO4 -2 + 6, यही ना था? अब बताओ ये जो क्रोमियम में कितना इंटू करना है? 2। तो यहाँ पे क्रोमियम कितनी है? तो यहाँ पे और इंटू नहीं करना है। समझे कि नहीं? यहाँ पे सल्फर में क्रोमियम और देख लेते हैं, इस क्रोमियम में कितना इंटू करना पड़ेगा? 3 क्यों? 2 ना, इंटू कितना किया? 2। तो यहाँ पे कितना लगाएंगे? 2। ये समझ में आया? अब सल्फर में कितना इंटू करना है? 3। तो यहाँ सल्फर कितने हैं? 3 है कि 1 है? तो यहाँ पे 3 लगाएंगे, इसके सामने भी 3 लगाएंगे। ये समझ में आया कि नहीं सबको? तृतीय नियम भी क्लियर हो गया? जल्दी करो, चलो क्वेश्चन को मिटा दो, क्वेश्चन तो और जरूरी नहीं है, मेरा क्वेश्चन तो हो ही गया।
हो गया सबको? इसके बाद क्या नियम होता है, देखो ऑक्सीकरण संख्या बराबर कर लेने के बाद आवेश को बराबर करना होता है। इसके बाद नियम क्या होता है, लिख लो, आवेश को बराबर करना होता है दोनों पक्ष का। इस पक्ष और इस पक्ष के जो आवेश है उसको बराबर करना होता है, चौथा नियम हो। तो आवेश देखो, आवेश काउंट करते चलते हैं। यहाँ पे क्रोमियम में कितने चार्ज है, लेकिन कितने क्रोमियम है, 2, तो टोटल चार्ज कितने होंगे, +12। नहीं समझे? ऑक्सीजन की कितनी आवेश है, -2। कितने ऑक्सीजन है, तो कितने हो जाएंगे, +14। ये समझ में आया कि नहीं? फिर सॉरी +14 नहीं, -14। यहाँ पे सल्फर के ऊपर कौन सा चार्ज है, कितने, लेकिन कितने सल्फर है, तो कितने हो जाएंगे, 12, तो +12। ऑक्सीजन के सर पे कितने चार्ज है, कितने ऑक्सीजन है, तो 3 दूने 6, लेकिन गलती हो जाएगा, इसके सामने 3 भी है ना, उसको भी लेना है। नहीं समझे? यहीं पे गलती कर लेते हैं। देखो 3 दूना 6, -6 हुआ, लेकिन ये 3 को भूल जाओगे तो गलती हो जाएगा। ये 3 तो इसके साथ भी है, तो कितना होगा, -18। इधर वाला का हो गया। अब इधर वाले में चलते हैं। क्रोमियम के सर पे कितने चार्ज है, कितने क्रोमियम है, तो कितने होंगे, 6 + 6। इसके बाद प्लस सल्फर के ऊपर कौन सी चार्ज है, कितने सल्फर है, तो कितना होगा, 18। समझ में आया कि नहीं? फिर ऑक्सीजन के ऊपर कितनी चार्ज है, कितने ऑक्सीजन है, 4 दूने 8, लेकिन ये 3 को भी इंटू करना है, तो -24। कैसे आवेश निकाला, समझ में आया? अब देख लेते हैं दोनों पक्ष में हमारा आवेश बराबर है कि नहीं। यहाँ पे 24 माइनस है, 18 6 जोड़ेंगे तो भी 24। इधर को क्या हो गया, नीट चार्ज 0। ये समझ में आया कि नहीं? अब इस साइड में देखते हैं। इस साइड में देखो 12 और 12 मिलके कितना होगा, 24। 24 में से 14 जाएगा तो 10 बचेगा, 10 बचेगा। 18 से 10 हटा दोगे तो -8 होगा। देख लो तो हुआ क्या, एक्चुअली हमारा जो बायां पक्ष में नीट चार्ज कितना बच रहा है अभी भी, -8, और इधर 0। अब बराबर करने के लिए इसी साइड में क्या करोगे, +8 लगाओगे तभी तो 0 बनेगा। समझा कि नहीं मेरा बात? तो प्लस चार्ज कौन देता है, H+ आयन। और H+ आयन कहां से आएगा, हमारा क्वेश्चन में था अम्लीय माध्यम। क्वेश्चन में क्या बोला था, अम्लीय माध्यम। तो अम्लीय माध्यम है तो H+ आयन दे रहा है, तो कितना लगाना पड़ेगा यहाँ पे, 8H+। तो यहाँ पे कर देते हैं। कहाँ पे करेंगे, ये जो समीकरण था हमारा, कहाँ, यहाँ। चलो कर देते हैं तब। हाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ अम्लीय माध्यम है। यहाँ पे कितना था, +3 ना, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 3 था, यही था। तो कहाँ पे लगाओगे बताओ, ये जो 8H+ किस साइड में लगाओगे, इस साइड में कि इस साइड में, इस साइड में। चलो यहाँ जगह नहीं तो मैं यहाँ लगा देता हूँ। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो 8H+ लगा दिया मैंने, यहाँ भी लगा सकते हो। समझा कि नहीं? H+ कहाँ से आया, समझ में आया? हमारा रिएक्शन किस माध्यम में हो रहा था, अम्लीय माध्यम, इसलिए H+ आयन दिया। आप सर लास्ट में क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करना होता है। लास्ट में आवेश हो जाने के बाद हाइड्रोजन ऑक्सीजन को 3 तरीके से हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। जलीय माध्यम में होगा, जलीय माध्यम में होगा तो H+ और OH- आयन से करेंगे। जब जलीय माध्यम होगा, ये रिएक्शन जलीय माध्यम है क्या, तो ये दोनों से हम लोग करेंगे ही नहीं, ये जलीय माध्यम के लिए है। अम्लीय माध्यम होगा तो ओनली फॉर H+ आयन से। समझ रहे हो बात? तो यहाँ पे H+ आयन से किए हैं। और एक है क्षारीय माध्यम होगा तो OH- आयन से। ये क्षारीय माध्यम भी नहीं है। अब हमको H+ इधर अधिक है तो हम क्या करेंगे, कितने अधिक है उसके ऑपोजिट साइड में हमको हाइड्रोजन लगाना है। मतलब हाइड्रोजन कहां से देगा, जल देगा। जल का सूत्र क्या होता है, H2O, यही देने वाले हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी है, 8। तो इस साइड में कितने वाटर मॉलिक्यूल लगाना पड़ेगा, 4। तो कितना लगा दो, 4H2O, 4 दूने 8। बाकी सारे के सारे बैलेंस हो चुका ऑलरेडी। समझ में आएगी नहीं सबको?